जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय में प्रत्यय से संबंधित अध्ययन करेंगे। प्रत्यय संस्कृत भाषा में प्रत्यय प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय है, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय है, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। आज हम कृत प्रत्यय के बारे में प्रत्यय नंबर 1 तव्यत प्रत्यय क्या पढ़ेंगे? तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 अनियर प्रत्यय, ये दोनों अनियर प्रत्यय, ये अनियर प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय क्या है? ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तव्यत प्रत्यय हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में एक तरफ आप तव्यत प्रत्यय लिखेंगे और एक तरफ अनियर प्रत्यय भी साथ साथ में करेंगे। ये प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय हेडिंग डालेंगे। तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, ये दोनों प्रत्ययों के नियम, दोनों का नियम एक साथ में चलेंगे। तो तव्यत प्रत्यय का जो अर्थ होता है, तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो वो चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में होता है। अनियर का प्रत्यय भी है, चाहिए अर्थ में होता है। किस में होता है? चाहिए अर्थ में होता है। यानी जो वाक्य बनेगा उसमें चाहिए आएगा, तो वहाँ चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। और जो ये त है, तव्य यहाँ लिख देते हैं, तव्य शेष रहता है। और जो त हलंत है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो त हलंत है इसका क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब चिप जाना, लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। यानी तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है और त इसका लोप हो जाता है। अनियर प्रत्यय में वैसे वैसे होता है। अनियर में क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। क्या रहता है? अनीय शेष रहता है। अनीय शेष रहता है। और इसमें किसका लोप हो जाता है? इसमें र का लोप हो जाता है। इसमें र का लोप हो जाता है। र हर हलंत है, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस प्रकार क्या है, जो तव्यत और अन्य दोनों प्रत्ययों के अंदर ये अर्थ चाहिए अर्थ आता है। अनियर में क्या शेष रहता है? अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है और तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। अब नियमों में आ जाइए। नियम नंबर 1, पहला नियम, दोनों धातुओं, दोनों प्रत्ययों के अंदर है जो नियम लगता है वो देखिए। नियम नंबर 1, सबसे पहले तव्यत के अंदर लिखेंगे, तव्यत प्रत्यय में लिखेंगे और एक तरफ अपन अनियर का भी साथ साथ में लिखते जाएंगे। अनियर प्रत्यय का नियम भी साथ में लिखेंगे। अब तव्यत प्रत्यय नंबर 1, यदि ऐसी क्रियाएं, ऐसी जिसके अंदर है उपदा की धातु आती है, जिसके अंदर है ई, वो बड़ी ई और बड़ी ई उपदा वाली धातुएं हैं। अब उपधा वाली धातुएं, उपदा वाली धातुओं, उपदा वाली धातुओं क्या होता है? उपदा वाली धातुओं के हर्स्वर, हर्स्वर का मतलब है हर्स्वर, हर्स्वर होता है। हर्स्वर में जो हर्स्वर स्वर होता है, हर्स्वर का मतलब है छोटी ई, है ना? जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा उ है, ये किस में आते हैं? ये हर्स्वर के अंतर्गत आते हैं। यदि हर्स्वर में
हर्स्वर आ जाता है, क्या आ जाता है? यदि हर्स्वर आ जाता है ई को तव्य, ई को क्या हो जाता है? ई का तव्य हो जाता है। इस तव्य के अंतर्गत होता क्या है? जो धातु होती है उसका क्या हो जाता है? आदेश क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। गुण का मतलब है ई का क्या होगा? जब छोटी ई और बड़ी ई है तो दोनों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी इसका गुण हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? ई और ई उपधा वाले धातु हैं और हस्वर ई अगर आता है, अगर दीर्घ आता है तो उसको दीर्घ रखा जाता है और जो हस्वर आता है उसको क्या रखा जाएगा? हस्वर में रखा जाएगा। कैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे दोनों का उदाहरण देखिए। जैसे विद एक धातु है, यदि विद धातु है, अब आप बोलेंगे विद प्लस तव्यत प्रत्यय एक। यदि इस तरह विद प्लस अनियर प्रत्यय, अब मैंने क्या कहा? यदि जब ई वाली उपधा धातु के शुरू में यदि ई है, यानी छोटी ई है, बड़ी ई है या ऊ है, वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? वो उपधा के अंतर्गत आते हैं। उपधा वाली धातुओं के अंतर्गत क्या हो जाता है? उपधा में जो धातु है, उपधा की धातु आती है, उस धातुओं के अंतर्गत है उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी उसका दीर्घ होना या उसका गुण, यानी गुणा हो जाएगा। जैसे ई छोटा ई बड़ा ई बराबर, मैंने क्या बताया था अभी? ए। क्या बताया था? ए। तो अब इस प्रकार इसमें गुण बनाइए। गुण संधि कैसे होगी? अब विद का ई है, ई प्लस ई छोटा बड़ा जो भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वे। अब उपधा में इट आगम होगा। जो उपधा वाली धातु है, यानी धातु उपधा का मतलब क्या होता है तरीके से? ये विद धातु, ये विद, या ये मानो लिख, ये भी उपधा में आएगी। अब विद लिख, इसके अंदर छोटी ई की मात्रा है साथ में, तो ये उपधा वाली धातुएं कहलाती हैं। यदि उपधा वाली धातुएं और उसके अंदर इट का आगम होगा, धातु के अंतिम अक्षर में इट होगा। इट का आगम का मतलब होता है छोटी ई की मात्रा लगना। क्या लगेगा? छोटी ई की मात्रा लगना। अब कैसे लगेगा इसमें? ये देखिए, उपधा वाली उपधा है ना, उपधा का मतलब है धातु के शुरू में जो छोटी ई बड़ी ई की मात्रा है वो उपधा। अब यहाँ क्या बनेगा? ई का क्या बनेगा? ए। अब मैंने क्या कहा? और धातु के अंतिम अक्षर का क्या होगा? इट आगम होगा। ये इट आगम हो गया वेदी। और तव्यत का क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? तव्य, तव्य, वेदी तव्य। आपको बड़ी पहचान ये है तव्यत प्रत्यय का। यदि जुड़ा हुआ शब्द है आपको कैसे पता लगेगा? जुड़ा हुआ शब्द है तो वहां पर तव्य अपना पीछे लगा हुआ मिल जाएगा, तो वो वेदी तव्य। अब जैसे एक लिख का उदाहरण लेते हैं। लिख प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ो। अब इसको कैसे बनाएंगे? लिख का क्या होगा? ई का क्या होगा? ए होगा, नहीं होगा? ये ले। और ख में इट आगम होगा। इट आगम मतलब है छोटी ई की मात्रा लगना। धातु के अंतिम अक्षर ख है, ये लिख, ये लेखी और ये तव्य, लेखी तव्य। तो ये हो गया आपके तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत इट एकम वाली मात्रा, यानी इकारांत और बड़ी ई इकारांत वाली धातुओं के अंदर ये होता है। अब यदि इसी को भी है अन्य प्रत्यय में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अन्य प्रत्यय में। यदि एक आधा अन्य प्रत्यय जोड़ो तो इसका क्या होगा? वेद। क्या होगा? वेद। अब यहाँ पर इट आगम नहीं होगा क्योंकि जो धातु है वो क्या लग रही है? अन्य लग रही है, यानी तो शेष क्या रहता है? अन्य रहता है। अब वे द में मात्रा किसकी आ रही है? अ की आ रही है, वेग। और शेष क्या बच रहा है? अन्य बच रहा है। भाई अन्य प्रत्यय के अंदर अन्य शेष रहता नहीं रहता? तो ये क्या हो जाएगा? वेदनीय। ये हो गया आपका, क्या हो गया? वेदनीय। और लेखा कैसे लिखेंगे? लिखता। यदि आपको पूछा गया कि लिख प्लस अन्य प्रत्यय जोड़िए, तब आपको क्या करना है? लिख में इट आगम है, उपधा धातु है, तो इसको क्या करेंगे? गुण में लिखेंगे। इट आगम नहीं करना है क्योंकि अन्य में इट आगम
होता नहीं है, इस सब में इट आगम होता है। तो यहाँ पर ले का लेख और शेष अन्य का शेष क्या रहता है? अन्य का अन्य शेष रहता है, नहीं रहता है। ये अ किसमें आ गया? ख में अ आ गया। अब शेष क्या? निय, ये निय, तो ये लेखनीय। तो ये उदाहरण नियम नंबर पहला हो गया। तो पहला उदाहरण आप समझिए, यदि ई एवं ई बड़ी ई छोटी ई बड़ी उपदा वाली धातुओं में उपदा के हर स्वर ई को तव्य और अन्य दोनों को गुण ए आगम उपदेश करते हैं और उसका क्या किया जाता है? ए आदेश किया जाता है। और यदि धातुओं के अंदर दीर्घ अपना आप दीर्घ आई हुई है, यानी दीर्घ रूप है, तो उसका क्या करेंगे? आगे वाले उदाहरणों में और पढ़ेंगे। ये नियम नंबर आपके पहला समाप्त हो गया। यानी उपदा है तो उपदा को क्या करना है? वैसे वैसे उपदा को गुण बनाना है और इट आगम करना है तबियत में, और अन्य में इट आगम नहीं करना है, सीधे सीधे लिखना है। अब नियम नंबर 2, दूसरे नियम क्या होता है? यदि गुण आगम आदेश कर देते हैं, ये तो ई वाला, यदि दीर्घ आया हुआ है, क्या आया हुआ है? दीर्घ वर्ण है, तो कैसे बनाना? सीधा देखना। यदि दीर्घ आया हुआ है, दीर्घ स्वर ई है, तो उसका गुण आदेश कैसे करते हैं? जैसे एक जीव शब्द है, जीव प्लस तबियत प्रत्यय जोड़िए, तो इसका क्या लिखेंगे? तो इसका अपन जब तबियत प्रत्यय करेंगे तो तबियत प्रत्यय में कोई नियम काम आएगा, जीवी तव्य इट आगम हो गया। इसमें नहीं होगा वैसे वैसे लेखिता में लेखनी लेखनी लिखा था, ऐसे वैसे इसका क्या होगा? जीवनीय, ये होगा इसमें जीवनीय अन्य में, और इसके अंदर जीवितव्य। कहने का मतलब इसके अंदर है जो तबियत प्रत्यय, इसमें इट आगम हो रहा है, यहाँ इट आगम नहीं हो रहा है। दोनों इनके अंदर है दीर्घ संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है। दीर्घ को दीर्घ वर्ण का दीर्घ ही रखना है। अब जैसे ऊ वाला आ जाता है, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है, कहने का मतलब है उकारांत धातु आ जाती है, क्या आ जाती है? यदि उकारांत छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है, तो उस रूप को कैसे बनाना है? इसके अंदर देखिए, यदि ऊ उपदा वाली धातुओं में उपदा के हर स्वर ऊ को गुण ओ हो जाता है, क्या हो जाता है? उसका गुण क्या करना है? ओ। ऊ का क्या होता है? ओ हो जाता है। आप जैसे देखो उदाहरण मान लेते हैं, और इसके अंदर ये होगा ऊ का, इसका भी क्या होगा? ओ हो जाएगा। जैसे ये लिखते हैं कूप, ये कूप लिखा हुआ है, कूप एंड क्रोध, कूप प्लस तबियत प्रत्यय जोड़िए, तो इसका क्या होगा? कूप का क्या होगा? ओ होगा। कू का ओ बनाओ, क्या होगा? को। और फिर उपदा इट आगम करो, कोपितव्य, कोपितव्य क्या हो जाएगा? कोपितव्य। अब और आगे कोपितव्य, रोदितव्य, जैसे रुद्ध धातु बोलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? रोदितव्य। जैसे रुद्ध धातु है तो इसके अंदर आपको तबियत प्रत्यय बोल जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? रोदितव्य। कहने का मतलब इट आगम, तबियत के अंदर शब्द में इट आगम करना है, इसमें इट आगम नहीं करना। जैसे इसमें कूप करना है आपको, कूप प्लस अन्य जोड़ना है, तो कूप का क्या होगा? कूप तो हो गई, कोपनीय, कोपनीय, क्या हो जाएगा? कोपनीय। अब देखो जैसे आगे रुद्ध का क्या हो जाएगा? यदि रुद्ध लिखा हुआ है, रुद्ध का क्या हो जाएगा? रुद्ध प्लस अन्य प्रत्यय जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? इसका जोड़ करते हैं बराबर रोदनीय। कहने का मतलब अन्य प्रत्यय इट आगम नहीं हो रहा है, इसके अंदर है छोटी ई की धातु के अंतिम अक्षर में छोटी ई की मात्रा लग रही है। यहाँ मात्रा किसकी लग रही है? अ लग रही है, अ की। किसकी लग रही है? अ की, अन्य प्रत्यय लग रहा है। तो ये आपका विस्तार रूप से, संक्षिप्त रूप से अपन पढ़ते हैं, जैसे अन्य प्रत्यय और तबियत प्रत्यय। तो तबियत और अन्य प्रत्यय के ये भी और अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, भुज। आपको पूछा गया भुज प्लस तबियत प्रत्यय जोड़ हो गई, और यदि यहां पर आपको पूछ लिया गया
भुज प्लस अन्य प्रत्यय जोड़ो। अब दोनों के अंदर जोड़ को करना क्या है? अब इसका तो बोलेंगे भोक्तव्य हो गया और भुज प्लस अन्य प्रत्यय तो भोजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजनीय हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो, या भुक्त कैसे हो? भुज प्लस तबियत प्रत्यय भोक्तव्य, भोज प्लस अन्य प्रत्यय भोजनीय। ये तो मैं सीधा सीधा भोज का भोजनीय हो गया। ये क्या था? ये का वो भुक्त, तो भुज धातु है वो किस में चलता है? भुक्त में चलता है, इसलिए इसका क्या हो गया? भोक्तव्य हो गया। तो ये आपका तबियत और अन्य प्रत्यय साधारण नियम ये है।